वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। 16 मई की क्लास है अपनी और द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल आज पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है रशिया और पुतिन के ऊपर। न्यू टर्म ओल्ड प्रॉब्लम्स इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया कि पुतिन जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं, रशिया में सरकार बनाते हुए इनके पास प्रॉब्लम्स वही की वही हैं जो पुरानी हैं। यूक्रेन की प्रॉब्लम, सैंक्शंस की प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम से उनको कैसे निपटना है और क्या स्टेप्स जो हैं रशिया में ले रहे हैं, इस चीज़ को आपको बताया जाएगा। जियो पॉलिटिकल आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। रशिया यूक्रेन वॉर, पुतिन की राजनीति, है ना, इन सब चीज़ों को कवर करता है। चलिए आर्टिकल को देखने के लिए पहले अपना क्विज़ देखते हैं। इस क्लास में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, बीच में वोकैब है, लास्ट में ग्रामर है। मन लगाकर एक क्लास को लेना, सब चीज़ों को सीखना, ताकि 10 में से आपको 10 मार्क्स मिले। सॉल्यूशन क्विज के क्लास के लास्ट में करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे जी न्यू टर्म ओल्ड प्रॉब्लम्स। देखिए टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, न्यू मतलब नया। नया कार्यकाल शुरू हो गया है किसका? व्लादिमीर पुतिन का। कह रहे लेकिन प्रॉब्लम्स वही पुरानी हैं, ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बदला नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स और ख़राब हो गई हैं। कह रहा रशिया's व्लादिमीर पुतिन इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर फ्रॉम हिटिंग होम। ये सेंटेंस पढ़ने में सबको दिक्कत हुई होगी, ऑलमोस्ट सभी लोग इसमें स्ट्रगल किए होंगे। कह रहे रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो फाइंड कर रहे हैं इस चीज़ को बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा ही मुश्किल। अच्छा किस चीज़ को भाई? कि वो कैसे कीप करें इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर को फ्रॉम हिटिंग होम से। देखिए कीप समथिंग फ्रॉम डूइंग समवन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी काम को होने से रोकना, किसी एक्शन को प्रिवेंट करना। वो बड़ा मुश्किल फाइंड कर रहे हैं इस चीज़ को, वो कैसे जो वॉर के इफ़ेक्ट्स हैं उनको उनके घर को हिट करने से रोकें। समझ पा रहे हो? कैसे वो कीप करें कि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर हैं वो हिट ना कर पाए होम पे, जो वॉर का असर है वो बाहर की बाहर रहे, आम आदमी पे, रशियन पे इस वॉर का कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो ये जो है फ्रेजल वर्ब वैसे बनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन की वर्ब है ही इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप द इफेक्ट्स ऑफ वॉर फ्रॉम हिटिंग होम। चलिए अब इस फ्रेजल वर्ब पे ध्यान देते हैं। कीप फ्रॉम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी एक्शन को प्रिवेंट करना, किसी काम को रोकना, वहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब इस फ्रेजल वर्ब को दूसरी एक फ्रेजल वर्ब से जो है ना आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी है कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ के आसपास ना आना। दोनों का अलग मीनिंग है ना। ये इसमें अवे लग गया तो मतलब दूर की बात करेगा, और अवे नहीं लगा तो किसी काम को रोकने की बात करेगा। एक सेंटेंस मैंने बनाया है जिसमें दोनों जो है फ्रेजल वर्ब्स यूज होंगी। शी ट्राइड टू कीप फ्रॉम या कीप अवे फ्रॉम गॉसिपिंग बट कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। उसने कोशिश किया कि वो अपने आप को रोक सके गॉसिपिंग से, गपशप से, है ना, इधर उधर की बात से, लेकिन वो रजिस्ट नहीं कर पाई टेम्पटेशन को, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। टेम्पटेशन उसको बहुत हुई कि मैं गॉसिप करूं। सो शी डिसाइडेड टू कीप फ्रॉम या कीप अवे फ्रॉम द ग्रुप। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो ग्रुप से ही दूर रहेगी। और क्यों? टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व, ताकि वो अवॉइड कर सके इस मामले में इन्वॉल्व होना। मतलब दोस्त ही नहीं मिलेंगे जब, तो फिर गॉसिप किससे करेगी? तो दोस्तों से ही मैं दूर रहूँगी। थोड़ा मैंने लंबा बनाया लेकिन आपकी दोनों फ्रेजल वर्ब इसमें फिट हो रही हैं। सब बच्चे इसको एक अटेम्प्ट दें। क्या लगा दूँ यहाँ पे? कीप फ्रॉम लगाऊँ या कीप अवे फ्रॉम लगाऊँ? और सेकंड वाले ब्लैंक में क्या लगाऊँ? कीप अवे फ्रॉम या कीप फ्रॉम? बहुत ईजी है, सबको अटेम्प्ट करना है। कमेंट सेक्शन में डालना, सही होगा तो भी बताऊंगा और गलत होगा तो भी आपको सही करके बता दूंगा। बढ़े आगे। चलो अब इस आर्टिकल की वोकेबलरी में नजर डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे जो हैं एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का।
यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए आज की वोकैब शीट है, शुरू करेंगे रिबेलियन वर्ड से। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसको मैं ताकि आप देख सकें। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत, रिवोल्ट, म्यूटनी, इंसरेक्शन, है ना, इंसर्जेंसी। पुतिन इज फेसिंग अ रिबेलियन फ्रॉम हिज ओन प्राइवेट आर्मी। पुतिन फेस कर रहे हैं एक बगावत को अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी से। तो ये सेंटेंस तब बनाया था जब इनकी प्राइवेट आर्मी ने रिबेलियन किया था, फिर बाद में तो वो रिबेलियन ख़त्म हो गया ना। चलिए अगला वर्ड अपने पास कौन सा है? टेक्नोक्रेट। देखिए CRAT, क्रैट जो है ना, ये बना है क्रेसी से। क्रेसी यानी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में बैठा हो वो हो जाता है क्रैट। और टेक्नो का मतलब होता है टेक्निकल आदमी। टेक्नोक्रेट एक ऐसा एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है जो सरकार का पार्ट है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर जयशंकर, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर वो बैठे तो हैं एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये आदमी कौन है? ये एक डिप्लोमेट है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नौकरी की है। तो एक एक्सपर्ट आदमी को जब आप सरकार में ले आते हो और उससे वही काम करवाते हो जो उसने एज एन गवर्नमेंट ऑफिसर किया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन टेक्नोक्रेट। तो एक सेंटेंस बनाते हैं इस पे। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ टेक्नोक्रेट टू रिवर्स द नेशंस इकोनॉमिक डाउनफॉल। सरकार ने ब्रॉट इन किया, सरकार लेकर के आई एक टेक्नोक्रेट को, एक स्पेशलिस्ट को, ताकि वो रिवर्स कर सके, उल्टा कर सके देश के आर्थिक गिरावट को, इकोनॉमिक डाउनफॉल को। तो टेक्नोक्रेट आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठेगा, फाइनेंस जानता होगा, तो अपने आप फाइनेंशियल जो डाउनफॉल है उसको सही कर सकेगा। समझ पा रहे हो ना, डाउनफॉल क्या होता है? गिरावट, इकोनॉमिक डाउनफॉल। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। अगला वर्ड अपने पास टाइड ओवर। ये फ्रेजल वर्ब है, अच्छे से करवाई हुई है। देखिए ओवर मतलब, चलो पहले टाइड को पकड़ो। टाइड मतलब तूफान, और ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ का थम जाना, ख़त्म हो जाना। गेम ओवर मतलब गेम ख़त्म हो गया, सुना होगा ना आपने गेम ओवर, वहीं से टाइड ओवर। अगर कोई बड़ा तूफान ज़िंदगी में आया हो और तब आप शांत हो जाएं, उस तूफान को निकलने का वेट करें, उस तूफान का सामना करें या उससे बचें, बस उस वक्त को काटें, इसको बोलते हैं टाइड ओवर करना। टू सर्वाइव थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, बहुत मुश्किल पीरियड है लेकिन जैसे तैसे करके एक बार उस वक्त को निकाल रहे हैं, है ना, कि ये वक्त भी गुजर जाए और अच्छा वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टाइड ओवर। मोस्ट पीपल डोंट हैव सेविंग्स इनफ टू टाइड ओवर अ टफ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स। ज़्यादातर लोगों के पास सेविंग्स इतनी इनफ नहीं होती हैं कि वो टाइड ओवर कर सकें, सर्वाइव कर सकें 2-3 महीने के पीरियड में विदाउट देयर मंथली सैलरी, अपनी मंथली सैलरी के बिना। लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने सैलरी ना आए तो ज़्यादातर सैलरीड पीपल जो हैं वो, समझ गए ना, क्या कर जाते हैं, उनका परेशानी हो जाती है उनको। तो ये होता है टाइड ओवर करना, फ्रेजल वर्ब। टाइड ओवर को सर्वाइव करना, एंड्योर करना यानी सहना, और विद स्टैंड करना भी कहते हैं। विद स्टैंड कर रहे हैं तो किसी चीज़ के सामने आप खड़े हैं, उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये विद स्टैंड नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है ऑपोजिशन, किसी चीज़ को लेकर के आपका ऑब्जेक्शन। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज़ द हॉल मार्क ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो फ्री एक्सप्रेशन है डिसेंट का, जो फ्री अभिव्यक्ति है आपके ऑपोजिशन की, विरोध की, अगर कहीं कर सकते हैं ना आप ये, तो यही हॉल मार्क है, यही सबसे अच्छा निशान है डेमोक्रेसी का। आप अगर अपनी बात को कह सकें और अपना ऑपोजिशन बता सकें बिना किसी डर के, उसी को ही हिंदी में जनतंत्र और अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाएगा। डिस्कॉर्ड, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन और रेजिस्टेंस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड डिसेंट आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड आज अपना बेलिजरेंट। देखिए बेलिजरेंट, बेलिकोस और हॉस्टाइल, तीनों का मतलब एक है, दुश्मनी भरा, वायलेंस भरा। अ बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक दुश्मनी भरे या गुस्से भरे, वायलेंस भरे क्राउड ने रोक दिया बहुत सारी ट्रेन्स को, एजिटेशन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। बेलिजरेंट क्राउड होगा तो हाथ में पत्थर होंगे, लाठियाँ होंगी, है ना, कुछ इस तरह का। तो ये बेलिजरेंट का सिनोनिम है हॉस्टाइल, या आप आर्टिकल में वर्ड आज देखने वाले हैं। जिसमें गुस्सा हो, आपके लिए दुश्मनी हो, वो आपका हॉस्टाइल होता है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए।
अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। यूक्रेन वॉर चल रही है, 2 साल से ज़्यादा हो गए और पुतिन एक बार फिर से जीत गए हैं, इलेक्शन को इन्होंने मैनेज कर लिया है और अपनी सरकार बना रहे हैं। पुतिन ने सरकार बनाते ही अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटाया, पुराने मिनिस्टर को, और एक टेक्नोक्रेट को लाए हैं जो एक इकोनॉमिस्ट हैं। और पुतिन चाहते हैं कि वॉर और इकोनॉमी दोनों को ये टेक्नोक्रेट मैनेज करें। इसके साथ कुछ और बदलाव भी किए हैं, एनालाइज करके आपको बता रहा है। पुतिन बहुत फंसे हुए हैं वेस्ट के सैंक्शंस के सामने और एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के सामने। तो सब नया टर्म आ गया लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ना आज की एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहे वन ऑफ द की डिसीजंस व्लादिमीर पुतिन टुक आफ्टर बीइंग sworn in as Russia's president for the 5th time was to remove his long time minister of defense सरगेई शोइगु। कह रहे जी वो वाले की डिसीजंस, इंपॉर्टेंट फैसले कह रहे जो उन्होंने किए हैं उनमें से एक, वन ऑफ की डिसीजंस। कह रहे जी बहुत सारे जो की यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन यानी फैसले जो उन्होंने किए हैं उनमें से एक। अब वो एक का आगे बताएगा क्या हुआ। कह रहे ये फैसले वही है जो पुतिन ने लिए, और कब लिए? स्वॉन इन होने के बाद में, शपथ दिलाए जाने के बाद में। स्वॉन इन करना यानी किसी को शपथ दिलाना। इनकी शपथ जब इनको दिलाई गई, और कैसे? रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पे 5वीं दफ़ा। कह रहा उनमें से एक फैसला वन वॉज, वो था रिमूव करना अपने लंबे वक्त से बने हुए डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को, जिनका नाम है सरगेई शोइगु। तो इन्होंने कई फैसले लिए हैं। एक फैसला उनमें से ये है कि सरगेई की टिकट काट दी है, इनकी जगह नए एक डिफेंस मिनिस्टर को लाया गया है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आई? वन ऑफ द डिसीजंस की वर्ब है वॉज, पुतिन की वर्ब है टुक। स्वेयर इन करना यानी किसी को शपथ दिलाना, लेना नहीं दिलाना, तो इसलिए इसको पैसिव में लगाया गया है। जब पुतिन को शपथ दिलाई गई, व्हेन ही आफ्टर बीइंग सॉन इन, ठीक है। स्वेयर इन की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में इन्होंने यूज की है। चलिए, मतलब यहाँ पे जिरेंड है, पैसिव जिरेंड है। कह रहा है जी दैट एंड्रेई बोलिसोव, अ सिविलियन इकोनॉमिस्ट, हैज बीन ब्रॉट इन टू रन द डिफेंस मिनिस्ट्री, शोज हाउ मच द वॉर इन यूक्रेन हैज बिकम एन इकोनॉमिक बैटल फॉर रशिया। कह रहा है जी दैट, ये बात की। अच्छा, कौन सी बात? बात यहाँ से शुरू हो रही है कि एंड्रेई बोलिसोव का नाम का जो आदमी है, जो एक सिविलियन भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, जिसका मिलिट्री से कोई कनेक्शन नहीं है और जो कि एक अर्थशास्त्री भी है। कह रहा है एंड्रेई को लाया गया, एंड्रेई हैज़ बीन ब्रॉट इन, ब्रिंग इन की थर्ड फॉर्म है किसी चीज़ को, किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करना, लेकर के आना। कि एंड्रेई को लाया गया कि वो चलाएं वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को, रक्षा मंत्रालय को। कह रहा है ये बात है ना, जो ये बात हमें दिखाती है, और क्या दिखाती है? व्हाट डज इट शो? हाउ मच, कि कितना ये वॉर जो है यूक्रेन में वो बन चुकी है, हैज़ बिकम, एक आर्थिक जंग, इकोनॉमिक बैटल फॉर रशिया, रशिया के लिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सिविलियन को, एक फौजी को नहीं, एक सिविलियन इकोनॉमिस्ट को लाया गया है। तो हमें यह बताती है बात कि रशिया की यूक्रेन वॉर अब एक मिलिट्री वॉर कम है और एक इकोनॉमिक वॉर ज़्यादा है रशिया के लिए, बहुत महंगी वॉर है। और क्यों है? कह रहा जी एज इट स्ट्रगल्स टू स्टेबलाइज इट्स वॉर टाइम इकोनॉमी एंड कीप इट्स एनर्जी टाइज एंड डिफेंस प्रोडक्शन गोइंग डिस्पाइट बाइटिंग वेस्टर्न सैंक्शंस। ये तब होता है जब ये रशिया स्ट्रगल करता है कि ये स्टेबलाइज करे, स्थिर बनाए अपनी वॉर टाइम इकोनॉमी को, वॉर के वक्त की इकोनॉमी को, और कीप करे, बनाए रखे अपने एनर्जी टाइज को, अपने तेल के ट्रेड को। एनर्जी टाइज मतलब तेल को लेकर के जो है व्यापार करते हैं, और डिफेंस की प्रोडक्शन को गोइंग, कीप समथिंग गोइंग का मतलब है किसी चीज़ को बनाए रखना। तो इन दोनों चीज़ों को बनाए रखे बावजूद काटने वाले, बाइट करने वाले वेस्ट के सैंक्शंस के, वेस्ट के प्रतिबंधों के। तो जब ये रशिया दोनों ये काम कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है कैसे भी करके अपना तेल बेच सकूं, अपनी प्रोडक्शन चालू रख सकूं, तब ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये वॉर जो है बड़ी महंगी पड़ी है रशिया को। दैट द वॉर हैज़ बिकम दैट शोज दैट वॉर हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक इशू। समझ गए सेंटेंस की स्ट्रक्चर? दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है शोज, एंट्री की वर्ब है हैज़ बीन ब्रॉट इन, पैसिव वॉइस में, ब्रिंग इन करना, लेकर के आना। वॉर की वर्ब है हैज़ बिकम, और इट आया है रशिया के लिए, रशिया यानी इट स्ट्रगल्स टू डू टू थिंग्स, या एक ही चीज़ की बात करें तो स्ट्रगल्स टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी एंड स्ट्रगल्स टू कीप समथिंग गोइंग। कीप समथिंग गोइंग यानी किसी चीज़ को जारी रखना,
पहली चीज़ है कीप इट्स एनर्जी टाइज और दूसरी चीज़ है कीप इट्स डिफेंस प्रोडक्शन। लंबा है लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर छोटे छोटे पीस करके हमने इसको देख लिया। कह रहा है जी देयर हैव बीन क्रिटिसिजम्स अबाउट द वे मिस्टर शोइगु प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड द वॉर। कह रहे जी काफ़ी आलोचना रही हैं, देयर हैव बीन क्रिटिसिजम्स, और किस चीज़ को लेकर के, उस तरीके को लेकर के जिसमें शोइगु ने प्लान किया और कार्रवाई की, इस वॉर की एग्जीक्यूट किया इस वॉर को, जंग को। कह रहा है कौन सी वॉर है? विच रशिया अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड टू बी ए क्विक अफेयर। ये वही वॉर है जिसको रशिया जो है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की गुप्तचर एजेंसियों की मानी जाए, उनकी इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो इंटेलिजेंस जिसको रशिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्विक अफेयर होगा, ये फटाफट होने वाला काम होगा। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म रहे हैं शोइगु के कि जो चीज़ तुमने सोची थी 2 वीक में करोगे, उस पर 2 साल अभी तक क्यों लग गए और वॉर ख़त्म क्यों नहीं हुई। ठीक है ना, इसलिए पुराने वाले मिनिस्टर को निकाला गया है। क्रिटिसिजम्स की वर्ब है हैव बिन, शोइगु की वर्ब है प्लान्ड, दूसरी वर्ब है एग्जीक्यूटेड। ही प्लान्ड द वॉर एंड ही एग्जीक्यूटेड द यूक्रेन वॉर। रशिया की वर्ब है एक्सपेक्टेड। कह रहा है जी बट मिस्टर शोइगु हु सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द annexation of Crimea in 2014 and Russia's military intervention in Syria starting 2015 has deep ties with both the Kremlin and Russia's defense industrial complex। कह रहा लेकिन शोइगु भी कोई कम आदमी नहीं है, पुराने आदमी हैं, सब कनेक्शन है इनके। कह रहा है शोइगु जो हैं जिन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था, अंजाम दिया था क्राइमिया के एनेक्सेशन को। आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा तो पता कर लेना, पढ़ना इस बारे में। रशिया जो है दूसरी बार यूक्रेन पे हमला कर रहा है, पहली बार 2014 में कर चुका है, और इनका एक रीजन था क्राइमिया, उसको इसने हथिया लिया था, एनेक्स कर लिया था, रशिया का पार्ट बना लिया था। कह रहा है ये वही शोइगु हैं जिन्होंने अंजाम दिया था सक्सेसफुल तरीके से हथियाने को, कब्जे को, अनेक्सेशन को, जो था क्राइमिया नाम के स्टेट का यूक्रेन की 2014 में। और रशिया की मिलिट्री इंटरवेंशंस को भी इन्होंने कैरी आउट किया सीरिया के अंदर, जो 2015 में चली। कह रहा है ये जो शोइगु है ना, जो ये दोनों काम कर चुके हैं 14-15 में, इनके बहुत गहरे रिश्ते हैं दोनों के साथ ही, वहाँ की पार्लियामेंट के साथ भी और वहाँ के रशिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ भी। क्रेमलिन शायद वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। तो ये शोइगु भी पुराने जो है ना खिलाड़ी हैं, पुतिन से, पार्लियामेंट से, डिफेंस जो है जनरल से, इंडस्ट्री से, फौजियों से, सबसे इनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं पुराने वाले शोइगु नाम के जो है मिनिस्टर के। शोइगु की वर्ब है हैज, हु की वर्ब है एग्जीक्यूटेड, है ना। हु आया शोइगु के लिए, शोइगु ने एग्जीक्यूट किया था 2014 और 2015 में इन दोनों कामों को। कह रहा है इवन व्हेन रशिया फेस्ड सेटबैक्स इनिशियली एंड अ रेयर रिबेलियन लेड बाय द लेट वैगनर चीफ येवजेनी प्रिगोजिन challenged the defense leadership, Mr. Putin threw his weight behind Mr. शोइगु। कह रहा है कि यहाँ तक कि जब रशिया फेस कर रहा था नाकामयाबियों को, सेटबैक्स को, शुरू में इसी वॉर में इनिशियली, और एक रेयर रिबेलियन को भी, एक बहुत ही खास विद्रोह को भी, जो लेड बाय था, जिसकी अगुवाई में थे वैगनर, इनकी प्राइवेट जो आर्मी है, उसके चीफ येवजेनी प्रिगोजिन, जो लेट हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। कह रहा है जब ये दोनों चीज़ें हो रही थी, सेटबैक्स मिल रहे थे यूक्रेन में, और रिबेलियन जो है जब चैलेंज कर रहा था वहाँ की डिफेंस लीडरशिप को, तब भी पुतिन ने थ्रो किया अपना वेट बिहाइंड मिस्टर शोइगु के। पुतिन ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया मिस्टर शोइगु के लिए। थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन, थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के पीछे अपना वजन रखना, या टू सपोर्ट समवन, ठीक है, समथिंग। भाई आप अपना वजन डाल रहे हो किसी चीज़ के पीछे, कमर पे है ना, तो पीछे से वजन डाल के आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये होता है थ्रो योर वेट बिहाइंड, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। तो तब भी पुतिन ने बड़ा भरोसा जताया था इन पे आज से 6-8 महीने, साल भर पहले, और इनको खूब सपोर्ट किया था। समझ गए सेंटेंस। रशिया की वर्ब है फेस्ड, सेटबैक यानी बड़ी नाकामयाबी, रिबेलियन की वर्ब है चैलेंज्ड, रिबेलियन यानी कि विद्रोह, बगावत। पुतिन की वर्ब है थ्रू हिज वेट बिहाइंड मिस्टर शोइगु। अब 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं इसमें। देखिए, बड़ी नाकामयाबी को बोलते हैं सेटबैक, और इसके लिए 2 वर्ड्स और भी हैं, डिबैकल एंड फियास्को। ठीक है, बड़ी नाकामयाबी के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए और बड़ी उपलब्धि यानी अचीवमेंट के लिए कौन से 1 वर्ड्स हैं?
क्या आपको आते हैं? याद है आपको कि नहीं? चलो लिख देता हूं मैं, सबको आने चाहिए। बड़ी सक्सेस को बोलते हैं ब्रेक थ्रू, और बड़ी अचीवमेंट को, बड़ी उपलब्धि को बोलते हैं जो है फीट। ठीक है, तो ये वन वर्ड सबको पता होने चाहिए। बड़ा फेलियर, बड़ी सक्सेस, बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी आदमी के नाम से पहले आपको द नहीं लगाना होता। आपने कभी नहीं सुना होगा द बराक ओबामा, द डोनाल्ड ट्रंप, द नरेंद्र मोदी, द इमरान खान, नहीं सुना ना कभी। लेकिन यहाँ पे येवजेनी प्रिगोजिन के नाम के पहले द लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द लगेगा जब भी किसी आदमी को आप स्वर्गवासी बना देंगे, उसके नाम के आगे लेट लगाएंगे। तो आप वैसे नहीं लिखेंगे द अब्दुल कलाम, लेकिन आप लिख सकते हैं द लेट अब्दुल कलाम, द लेट जवाहरलाल नेहरू, द लेट महात्मा गांधी, द लेट, ठीक है, वाजपेयी। तो जो भी आप लिखोगे तो लेट लगा करके, द लगा करके लिखोगे। स्वर्गवासियों के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है। थ्रू योर वेट बिहाइंड, ये फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बता दी, ये इडियम बता दी। एक और इडियम भी है, थ्रू योर वेट अराउंड। थ्रू योर वेट अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? अपने वेट को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने दबदबे को इधर उधर जो है दबका, सबको दिखाना, दबाने के लिए। टू डोमिनेट अ सिचुएशन, और क्यों? टू गेट फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना हो तो कोई फिल्मों में वो गुंडा नहीं होता, सड़क पे किसी को भी पीट देता है, हफ्ता वसूली कर लेता है, किसी भी महिला को छेड़ देता है, तो वो अपना थ्रो वेट अराउंड कर रहा होता है, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने दबदबे को, अपने ताकत को यूज़ करके सबको परेशान कर रहा होता है ताकि उसको जो चाहिए वो मिल जाए। तो इसको बोलते हैं थ्रो योर वेट अराउंड। जनरली गलत काम होता है, जब भी कोई आदमी इस काम को करे उस आदमी को हम बोलते हैं बुली, है ना, बुली। दोनों अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, अलग इडियम्स हैं, याद रखें इनको। आज पूछिए मैंने आपसे, कह रहा है बट नाउ एज मिस्टर पुतिन बिगिंस अ न्यू टर्म with a promise to Russia of victory in Ukraine, he has decided to shake up the defense ministry। कह रहे लेकिन अब जब मिस्टर पुतिन शुरू कर रहे हैं एक नए कार्यकाल को इस वादे के साथ कि रशिया को दिया है जो इन्होंने विक्ट्री का यूक्रेन में, कि आपको जल्दी से जल्दी रशिया को हम विजयी बनाएंगे। कह रहा है अब जब पुतिन ऐसा कर रहे हैं ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो शेकअप करें, हिला करके रखें, डिस्टर्ब करें वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को, और क्या करें, एंड ब्रिंग इन ए टेक्नोक्रेट, और ले करके आए एक जो है टेक्नोक्रेट को, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट को। और कौन होगा एक्सपर्ट? हुज क्विक एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टू मीट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, जिसकी फटाफट और पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने के बाद वो ये होगी कि वो मीट करे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को फटाफट से, क्विकली। टेक्नोक्रेट को इसीलिए लाया जा रहा है कि तू पैसा देख, इकॉनमी देख, और जल्दी से हमारे ऑब्जेक्टिव को बता कैसे हम पूरा करें इन्हीं पैसों के अंदर, ताकि इस वॉर को ख़त्म किया जा सके। तो ये है मिस्टर पुतिन का ग्रैंड प्लान। पुतिन की वर्ब है बिगिंस, ही आया पुतिन के लिए, वर्ब है हैज़ डिसाइडेड। शेकअप करना, हिला करके रख देना। डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर ही चेंज कर दिया तो मिनिस्ट्री को आपने शेकअप कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है वुड बी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा एनालाइज करेगा रशिया की खराब हालत को। कह रहा द चेंज कम्स एट ए टाइम when Russia has gained battlefield momentum। चेंज आता है ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, जब रशिया को मिल चुकी है बैटलफील्ड में मोमेंटम, जंग के मैदान में नया संवेग। मोमेंटम का मतलब होता है पुश, स्ट्रेंथ, इम्पेटस, है ना। तो कुछ रशिया को कामयाबियां मिल रही हैं और उसी वक्त पे रशिया बदलाव भी कर रहा है। चेंज की वर्ब है कम्स, रशिया की वर्ब है हैज़ गेन्ड। मोमेंटम आप समझते हैं ना, आपके हक में जब चीज़ें चलने लगती हैं, हवा चलने लगती है, तो आपको मोमेंटम मिलता है। कह रहा लास्ट वीक इट लॉन्च्ड अ न्यू ऑफेंसिव इन द नॉर्थ ईस्ट इन एन अपरेंट बिड टू अटैक खार्किव। पिछले ही हफ्ते इसने लॉन्च किया एक नए ऑफेंसिव को, हमले को, यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में। और क्यों किया? एक साफ साफ कोशिश में, अपरेंट बिड में। इन अ बिड टू याद होगा आपको, इस मकसद से, और अपरेंट का मतलब होता है साफ साफ। तो एक साफ मकसद से किया कि ये अटैक करेंगे खार्किव नाम के शहर को। और क्या है? यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट सिटी, यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर। तो ये नया अपना अटैक जो है रशिया लॉन्च कर रहा है यूक्रेन के एक नए शहर पे। इट की वर्ब है, रशिया की वर्ब है लॉन्च्ड। इट आया रशिया के लिए। इन अ बिड टू मतलब इस काम को करने के लिए। अपरेंट का मतलब है नोटिसेबल, क्लियर और एविडेंट, साफ और जग जाहिर। यूक्रेन इज एक्सपेक्टिंग न्यू वेपन्स फ्रॉम द यूएस बट इट इज नॉट क्लियर whether that would be enough for its war fatigued army
टू विथस्टैंड द रशियन ऑनस्लॉट। यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है नए वेपन्स को, हथियारों को यूएस से, अमेरिका से, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं है वेदर हाँ या ना कि ये वेपन इनफ होंगे, ये वेपन्स का आना काफ़ी होगा इसकी वॉर से फटीग्ड आर्मी के लिए, वॉर से थकी हुई फौजों के लिए। और क्या करें करने को कि वो विदस्टैंड कर सकें, सामना कर सकें, झेल सकें रशिया के ऑनस्लॉट को, रशिया के हमले को। तो नए वेपन्स मिल रहे हैं यूक्रेन को, पर हमें ये भी नहीं पता कि नया वेपन लेकर के भी यूक्रेन रशिया से हमले से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि थक चुका है ना अब। सॉरी, यूक्रेन जो है रशिया से लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी वॉर फटीग्ड है। सारा जो है किराए के वेपन लेकर के पूरी जंग लड़ रहा है ना, किराए के, समझ रहे हो, इधर से आया उधर से आया, किसी ने दान में दिया, किसी ने, तो ये थक भी चुके हैं और बाहर से वेपन मंगा के लड़ रहे हैं। और कब तक लड़ेंगे? यूक्रेन की वॉर इज एक्सपेक्टिंग इट की वॉर इज दैट की वॉर वुड बी वॉर फटीग, यानी वॉर से फटीग किया हुआ, थका हुआ, एग्जॉस्टेड। विथस्टैंड करना यानी सामना करना, किसी चीज़ को झेलना, एंड्योर करना। करवाया था ना वर्ड आपको मैंने, विथस्टैंड, टाइड ओवर करना, है ना। कह रहा है मिस्टर पुतिन इमीडिएट गोल इज टू विन द वॉर। पुतिन का सबसे इमीडिएट गोल है कि कैसे भी करके जंग को जीता जाए। बट ही डज नॉट हैव अ क्लियर पैथ टू विक्ट्री इधर, लेकिन उनके पास भी कोई साफ रास्ता नहीं है। ही डज नॉट हैव अ क्लियर पैथ, विक्ट्री का, जीत का, या ही। तो यूक्रेन की बात तो हमने कर ही ली, पुतिन की बात भी करें तो उनको भी जीतना है और उनको भी कोई पता नहीं है कैसे जीतेंगे। दोनों ही अपने अपने हिसाब से कंफ्यूज्ड है। द वॉर हैज़ कॉज्ड लास्टिंग डैमेज टू रशियाज टाइज विद द वेस्ट। ये वॉर जो है कॉज कर चुकी है, कारण बन चुकी है लंबी चलने वाली डैमेज का, लास्टिंग डैमेज का। लास्टिंग मतलब टिकाऊ रहेगी, जो 20, 30, 50 साल। ये वॉर कॉज कर चुकी है टिकाऊ एक डैमेज को रशिया के रिश्तों की, वेस्ट के साथ में, पश्चिमी देशों के साथ में, स्पेशली विद यूरोप, खास करके यूरोप के साथ में, विद विच मिस्टर पुतिन हैड सॉट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड एनर्जी टाइज। ये वही यूरोप है जिसके साथ विद विच पुतिन ने कोशिश की थी कि वो बिल्ड करें मजबूत आर्थिक और तेल के रिश्तों की, एनर्जी टाइज की, खूब उनसे व्यापार करें, खूब तेल बेचे यूरोप को। ये वही यूरोप से इनके रिश्ते बड़े खराब हो चुके हैं। एंड ड्रिवन रशिया डीपर इनटू चाइनाज हैंड्स। और ये वॉर जो है ये ड्राइव भी कर चुकी है रशिया को और ज़्यादा अंदर चाइना के हाथों में। तो वेस्ट से इनके रिश्ते कटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, लास्टिंग डैमेज हो चुकी है, चाइना के रशिया नज़दीक आता जा रहा है। इस वॉर का इफेक्ट रशिया पे ये रहा है। वॉर की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है हैज़ कोस्ट, वॉर हैज़ कोस्ट डैमेज, और दूसरी वर्ब है वॉर हैज़ ड्रिवन रशिया डीपर इनटू चाइनाज हैंड। वॉर ड्राइव कर चुकी है, धकेल चुकी है रशिया को और गहरा चाइना के हाथों में। समझ गए? पुतिन की वर्ब है हैड सॉट, विद विच मतलब जिसके साथ बात हो रही है यहाँ पे यूरोप की, जिसके साथ पुतिन ने कोशिश की थी अच्छे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिश्ते बनाए। एनर्जी टाइज मतलब तेल को बेचने के रिश्ते, समझ गए ना। रशिया में तो ऑयल है, रशिया चाहता है बेचे यूरोप को, खूब पैसा कमाए। करा एट होम ही हैज़ टाइटन्ड हिज ग्रिप ऑन द स्टेट एंड सोसाइटी। घर की बात करें तो वो टाइट कर चुका है अपनी ग्रिप को, मजबूत कर चुका है अपनी पकड़ को, अपने शिकंजे को स्टेट पे और सोसाइटी पे, वहाँ की सरकार पे और वहाँ की समाज पे। एंड इज़ इनटॉलरेंट ऑफ डिसेंट, और बहुत ही इनटॉलरेंट है, असहिष्णु है, अनएक्सेप्टिंग है किसी भी डिसेंट या अपोजिशन के लिए, या समझ गए ना, प्रोटेस्ट के लिए। तो घर के अंदर रशिया की राजनीति ऐसी हो रही है कि आप रशिया में पुतिन के खिलाफ वहाँ के समाज में किसी को बोलता हुआ नहीं देखेंगे। एक वो एलेक्सी नवेली था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ना, शायद उसको भी मरवा दिया जहर देके। तो इस तरीके से घर में इन्होंने बहुत अच्छे से मुट्ठी बंद की हुई है, ग्रिप को टाइट कर रखा है। ही की वर्ब है हैज़ टाइटन्ड, टाइट योर ग्रिप का मतलब होता है अपनी मुट्ठी को बंद करके शिकंजा कसना। दूसरी वर्ब है ही की इज़, ही आया ऑफ कोर्स पुतिन के लिए। इनटॉलरेंट होना यानी किसी के लिए असहिष्णु होना, अनएक्सेप्टिंग होना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, है ना, सहने से मना कर देना। डिसेंट आप समझते हैं क्या होता है। ऊपर आपने देखा द वेस्ट, द वेस्ट का मतलब होता है सभी वेस्टर्न कंट्रीज। इस फ्रेज को याद रखना, अब इस पे एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है। द वेस्ट, द ईस्ट, सभी ईस्टर्न कंट्रीज, द वेस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज। कह रहे फॉर नाउ द स्टेट हैज मैनेज टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ सैंक्शंस रीचिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कह रहा अगर अभी की बात करें फॉर नाउ, इस स्टेट ने, रशिया ने जैसे तैसे मैनेज किया है कि वो प्रिवेंट करे
इफेक्ट्स को, असर को, इन सैंक्शंस का, प्रतिबंधों का जो यूरोप और अमेरिका से लगे हैं कि वो रीच ना कर पाए ऑर्डिनरी सिटीजन तक, आम आदमी तक। तो रशिया ने कैसे भी मैनेज किया है कि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो इन सैंक्शंस की वजह से, अभी तक तो वो करता आया है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ लॉन्ग द क्रेमलिन कैन डू सो। लेकिन ये अभी भी देखना बाकी है कि कितना लंबे तक क्रेमलिन इस काम को कर सकता है और कैसे। इफ़ द वॉर कंटिन्यूज एंडलेसली, अगर ये वॉर चलती रहती है बिना रुके, तो अभी तक तो कुछ होने नहीं दिया इन्होंने सिटीजन्स को। मैकडोनल्ड्स गया तो रशियन मैकडोनल्ड आ गया, अमेरिकन कंपनियां गई तो चाइनीज़ कंपनियां आ गई, है ना, आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बस देखना ये कि 2 साल नहीं पड़ा तो क्या 3 साल भी नहीं पड़ेगा या 5 साल भी नहीं पड़ेगा क्या? कब तक रशिया इस वॉर को आम आदमी पे इम्पैक्ट पड़ने से रोक सकता है? स्टेट की वॉर है हैज़ मैनेज्ड। सारी अमेरिकन कंपनियां रशिया से जा चुकी हैं। अब रशियन ना अमेरिकन गाड़ियां चलाते हैं, ना अमेरिकन फास्ट फूड चेन में खाना खाते हैं, ना अमेरिकन कॉफ़ी पी सकते हैं। सारा वेस्ट का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से हट गया है। इट की वॉर रिमेन्स, इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है। क्रेमलिन की वॉर कैन डू, क्रेमलिन यानी वहाँ की सरकार या वहाँ की पार्लियामेंट। ठीक है, वॉर की वॉर कंटिन्यूस, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, वॉर की वॉर कंटिन्यूस। कह रहे यूक्रेन हैज़ ऑल्सो टेकन द वॉर टू रशिया। यूक्रेन भी इस वॉर को रशिया तक ले गया है। टेक द वॉर टू समवन का मतलब है किसी के सामने वॉर ले जाना, वॉर का बहुत अच्छे से समझ गए ना, बहुत अच्छे से लड़ना किसी के सामने खड़ा होके। और ये कैसे कर गया यूक्रेन काम? बाय अटैकिंग इट्स ब्लैक सी फ्लीट्स एंड बॉर्डर टाउन्स, रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर। ये यूक्रेन ने किया है रशिया के ब्लैक सी में जो फ्लीट है, जो जहाजी बेड़ा है, उसको अटैक करके, और बॉर्डर के कुछ टाउन्स को रशिया के अटैक करके। और ये काम किया है रेज करते हुए, बढ़ाते हुए कीमतों को इस वॉर की। अब यूक्रेन भी रशिया को बीच बीच में सामने से हमला करता है, पहले छुप के करता था ना, पहले डिफेंस करता था, अब अटैकिंग मोड में रहता है यूक्रेन भी। तो ही हैज़ टेकन द वॉर टू रशिया, इस वॉर को रशिया के दरवाजे तक ले गया है। यूक्रेन की वॉर हैज़ टेकन। कह रहे जी मिस्टर पुतिन सीम्स टू बी थिंकिंग दैट द मोमेंटम इज ऑन हिज साइड। पुतिन ऐसे दिखाई देते हैं कि वो सोच रहे होंगे कि मोमेंटम जो है, हवा जो है, संवेग जो है इस वॉर का, वो उनकी तरफ है, इज ऑन हिज साइड। और कैसे है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंजेस, बिना तवज्जो दिए, बिना ध्यान में लिए इन चैलेंजेस की जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। पुतिन को लगता होगा चैलेंजेस तो खूब हैं, लेकिन वॉर तो मैं जीत रहा हूँ, या कम से कम मैं हार नहीं रहा हूँ, किसी से वेपन मांग नहीं रहा हूँ, किसी को कह नहीं रहा हूँ कि मुझे हेल्प करो। पुतिन की वॉर सीम्स, मोमेंटम की वॉर इज। मोमेंटम मैंने आपको समझाया था, आपके पक्ष में जो हवा होती है वो आपका मोमेंटम है। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है बिना किसी इस बात को तवज्जो दिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ। और दूसरा है रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब होता है बिना इस बात को ध्यान दिए, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। याद रखें, और डबल एफ नहीं लगेगा, इन दोनों में ऑफ आता है बिना जो है डबल के, समझ गए ना, सिंगुलर वाला ऑफ लगेगा इन दोनों ही फ्रेजेस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ। कह रहा है बट इवन इफ हिज ट्रूप्स मेक फर्दर गेन्स इन यूक्रेन ही वुड बी रूलिंग अ रशिया दैट इज इंटरनली मोर रिप्रेसिव। कह रहा है लेकिन फिर भी, इवन इफ, यहाँ तक कि जो इनके फौजी हैं वो और गेन्स को मेक करें यूक्रेन में, और फायदा इनको यूक्रेन में हो, वो आगे बढ़ें। कह रहा है अगर ये हो भी जाए ना, फिर भी वो रूल कर रहा होगा एक ऐसे रशिया को, पुतिन जी सरकार बना के बैठे होंगे या चला रहे होंगे एक ऐसे रशिया में। और कौन सा रशिया है? जो कि अंदर से और ज़्यादा रिप्रेसिव है, दमनकारी है, दबाव डालने वाला है ना, लोगों के आवाज़ को दबाने वाला है। इकोनॉमिकली वीकर है, आर्थिक रूप पे कमज़ोर है, एंड आइसोलेटेड इन द वेस्ट, और आइसोलेटेड है, अलग थलग है पूरे वेस्ट में। और कह रहा है एंड इन अ वॉर ऑफ एट्रीशन विद अ परमानेंटली हॉस्टाइल नेबर, और एक ऐसी वॉर में है जो है वॉर ऑफ एट्रीशन। वॉर ऑफ एट्रीशन का मतलब पता क्या होता है? वो जीतेगा जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, समझ गए ना। वॉर ऑफ एट्रीशन ये होती है, बड़ी खतरनाक वॉर्स होती है जिनका कोई अंत ही ना हो। जो थक गया वो हार गया, है ना, जो खड़ा रह गया वो जीत गया, जीतेगा वैसे कोई भी नहीं बस। तो एक वॉर ऑफ एट्रीशन वाला रशिया होगा ये, जो एक परमानेंटली हॉस्टाइल नेबर के साथ में होगा, एक ऐसे यूक्रेन के साथ में, पड़ोसी के साथ में, जो हमेशा के लिए इसका दुश्मन होगा। तो चाहे ये जीत भी जाएं, आगे बढ़ भी जाएं, फिर भी आगे का कार्यकाल चलाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसे एक रशिया के ऊपर। ही की वॉर वुड बी रूलिंग, ही आया पुतिन के लिए। ट्रूप्स की वॉर मेक, ट्रूप्स यानी फौजी, रशिया के लिए आया दैट की वॉर इस। ये वो रशिया है जो रिप्रेसिव है, जो वीकर है, जो आइसोलेटेड है, अलग थलग है। आइसोलेटेड यानी जो है सेपरेटेड, अलग थलग। हॉस्टाइल, बेलिजरेंट, बेलिकोज मैंने आपको बताया था,
वायलेंस, गुस्से और दुश्मनी भरा नहीं भरा है रशिया का यूक्रेन। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बताया था द वेस्ट, यहाँ भी देख रहे हो द वेस्ट कॉन्सेप्ट, समझ लो द क्यों लगाया गया यहाँ पे। ज्योग्राफिकल लोकेशन से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता, कॉन्सेप्ट ये है। आपने लंदन, इंग्लैंड, दिल्ली, एशिया, राजस्थान, गुजरात और ढाका के आगे द नहीं देखा होगा, कभी लगाना भी नहीं है। लेकिन ये 4 एक्सेप्शंस हैं जब किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आगे आपको द लगाना होता है। चारों एक्सेप्शंस को ध्यान से समझना। सबसे पहले इमेजिनरी लोकेशंस, जैसे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, हेमिस्फीयर यानी कि गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, पोल्स यानी कि ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्रीनविच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, याद है ना सभी आपको ये। तो ये ग्रीनविच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर सभी इमेजिनरी लोकेशंस हैं, इनके आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। दूसरा ये कि बॉर्डर्स जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स सभी अपने आगे द लेते हैं। द रेड क्लिफ लाइन, द डुरांड लाइन, द एलओसी, द एलएसी, जो भी लाइंस हैं बॉर्डर्स अपने आगे द लेंगे। अब ये भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है लेकिन द लेती हैं, बॉर्डर्स हैं ये। तीसरा, द ईस्ट, द वेस्ट और द मिडल ईस्ट। पूरे ग्लोब को हमने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। मिडल ईस्ट मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो प्लेस है ना, वैसे तो अफ्रीकन पेनिनसुला में आता है ये, थोड़ा यूरोप से जुड़ा हुआ भी है। वेस्ट का मतलब है सभी वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट का मतलब है सभी ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान। तो इस तरीके से द ईस्ट, द वेस्ट और द मिडल ईस्ट हम लिखते हैं कुछ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बताने के लिए, ठीक है। इस केस में भी द लगता है। और लास्ट में जो प्लूरल लोकेशंस हैं, जैसे ऐसा कोई देश जिसके नाम में या तो यूनाइटेड आ रहा हो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आपको द लगाना है। यूनाइटेड किंगडम के आगे लगाना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आगे लगाना है। या फिर ऐसा कोई देश जिसके नाम के पीछे एस लगाओ, ठीक है, द फिलीपींस, पीछे एस लगता है तो द फिलीपींस, द मॉलडीव्स, द महावास, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। समझ पा रहे हो, या तो पीछे एस आ रहा हो या नाम में यूनाइटेड आ रहा हो, प्लूरलिटी हो, उस लोकेशन के आगे भी द लगाना है। तो ये चारों एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है, आज से क्विज में आपसे पूछी है। चलिए अब रैप अप करते हैं क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आर्टिकल कैसे कैरेक्टराइज करता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को रशिया के मिलिट्री एक्शंस का यूक्रेन में। लंबे वक्त तक इस वॉर का चलने से क्या जो है कॉन्सिक्वेंस होगा, पोटेंशियली क्या क्या रिजल्ट होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉज करें और एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, फिर भी करवा देता हूं आपको। देखो इसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा, इंटरनली रिप्रेसिव होगा, दमनकारी होगा रशिया, और इकोनॉमिकली वीकेंड होगा। बाकी सब चीज़ें गलत हैं, ना कोई प्रॉस्पेरिटी होगी, ना रिस्पेक्ट होगी, ना इंटीग्रेशन होगा, ना पीस होगी, ना कोऑपरेशन होगा, कुछ नहीं होगा। जितनी वॉर ये लंबी चलेगी उतना रशिया खुद नुकसान में रहेगा, अंदर से रिप्रेसिव और इकोनॉमिकली वीकेंड। तो बी आपका आंसर बनना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। साथ साथ अटेम्प्ट करते जाओ मेरे आप, है ना। वीडियो को पॉज कर लिया करो हर क्वेश्चन के बाद और खुद से एक बार पढ़ के अटेम्प्ट किया करो। सेकंड पे आओ, व्हाट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस डज द आर्टिकल सजेस्ट फॉर रशिया इफ द वॉर इन यूक्रेन कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इस आर्टिकल के हिसाब से, सजेस्ट क्या होते हैं रशिया के लिए अगर ये वॉर हमेशा चलती रहती है। तो क्या होगा भाई इन चारों में से, अटेम्प्ट करो खुद से। बहुत आसान है यार, इसका और इकोनॉमिक आइसोलेशन होगा वेस्टर्न नेशंस के साथ में, और ज़्यादा रशिया को काट दिया जाएगा वेस्ट से, जिसका ये पार्ट है। रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है ना, तो यूरोप का ही पार्ट तो है ही, लेकिन यूरोप इसको आजकल समझ गए ना क्या हालत है रशिया की यूरोप में। तो डी आपका आंसर बनेगा सेकंड में। अब ये बीच वाले क्वेश्चंस खुद से करने हैं। कीप फ्रॉम फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अच्छे से बताया था आपको। एक बड़ी अचीवमेंट को क्या बोलते हैं, वन वर्ड बताना है। टू थ्रो समवंस वेट अराउंड, बिहाइंड नहीं अराउंड, इसका क्या मीनिंग है। टेक्नोक्रेट फ्रेज का मीनिंग पूछा, टाइड ओवर फ्रेजल वर्ब आपको मीनिंग बताना है। सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं बीच वाले पोर्शन के, वहाँ से आपको चेक करना है, ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करो इनको। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर मिलेगी आपको लेट नाम के वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी वेस्ट के आसपास, मिडिल ईस्ट के आसपास, और तीसरी मिलेगी फिलीपींस के आसपास। बहुत ईजी है लास्ट के तीनों क्वेश्चन एरर के, मेरे ख्याल से निकल जाएगा आंसर। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, और आज की क्लास कैसी लगी। जो पूरी देखते हैं बच्चे देख कर लिखा करो सर पीडी पूरा देखा, और जिनको क्लास में सब समझ आया हो तो पीडीआई लिखा करो सर इंटरेस्टिंग भी लगा और हर चीज़ समझ में भी आई पीडीआई। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है,
यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।